हेलो दोस्तों, आपका आरवी मानसी पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड ग्रेड के जीके का पूरा पेपर मैं आपको हल कराऊंगा और इस बार आप मेरे पे भरोसा रखिए कि आपके 80 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही कराने की कोशिश मैं करूंगा। और वो टॉपिक पहले पहले लेंगे जो सबसे कठिन है, जिसमें सबसे कम नंबर आते हैं, उनको अधिकांश नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और हमारा प्रयास होगा कि आपके 90 प्लस से क्वेश्चन सही हो, यानी कि माइनस मार्किंग कम से कम हो। देखिएगा, आपको मैं समझाऊंगा आपको किस तरह समझना है और किस तरह से पहले क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही कंप्लीट हो जाते हैं। विश्व भूगोल को ले रहे हैं, विश्व भूगोल को 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ दिमाग लगाना है आपको। जैसा कि आपके सिलेबस में है महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन तंत्र, पर्यावरण मुद्दे, जनसंख्या वितरण, प्रवास और वैश्वीकरण। इस तरह से आपके 5 टॉपिक है। अब आपको कंटस्ट याद होना चाहिए कि आपके विश्व भूगोल के सिलेबस में 5 टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसा आपके पूछा गया था इसी दिसंबर में पूछा गया 2022 में आपके एक क्वेश्चन अशु अक्षांश स्थित है, यानी कि अशु अक्षांश का संबंध किससे है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन थे। कौन कौन से ऑप्शन थे? ए ऑप्शन था हिमनदों से, दूसरा ऑप्शन था वर्षा से, तीसरा ऑप्शन था रेगिस्तान से और चौथा ऑप्शन था पवनों से। अब जिनको याद होगा उनका जो आंसर तो बिल्कुल सही चला गया होगा, और जिनको याद नहीं होगा कि अशु अक्षांश संबंधित है, तो आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से आपके विश्व भूगोल में से कौन सा टॉपिक संबंधित है। तो देखिए, आपकी इस 5 जो टॉपिक है आपके विश्व भूगोल में, उसमें हिमनद कहीं भी नहीं है, वर्षा कहीं भी नहीं है, आपके रेगिस्तान कहीं भी नहीं है, केवल आपके एक टॉपिक है पवन। कौन सा? एक पवन दे रखा है, पवन तंत्र। तो आपका आंसर कौन सा सही था? पवन, यानी कि अशु अक्षांश का संबंध किससे? पवन से। समझ गए? इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से सही हो सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैश्विक पवन तंत्र से पूछे जा रहे हैं, यानी कि स्थायी पवन क्या है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा आपकी कंफ्यूजन होगा। इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके एक बार में ही बिल्कुल सही हो जाए और आप कभी भूलो नहीं। देखिएगा, आपके पूछे गए पहले क्वेश्चन 2016 से 2018 तक क्वेश्चन यही पूछे गए बार बार में कि दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवन का नाम क्या है, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवन का नाम क्या है, या उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, या कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। तो जो दिशा है, इन दिशा को हम भूल जाते हैं, यहाँ याद कर लिया, जब एग्जाम देने जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो इनको आपको आसानी से याद करना होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पवनें 3 तरह की होती है, स्थायी पवन और आपके मानसूनी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवन का मतलब यह है कि वे पवनें जो आपके साल भर केवल एक ही दिशा में चलती है, यानी कि दिशा उनकी परिवर्तित नहीं होती है। और मानसूनी पवन ऐसे होते हैं जिनकी दिशा में 6 माह में एक बार परिवर्तन होता है। और स्थानीय पवनें वो होती है जिनमें दिन रात में, यानी कि कभी भी उनमें दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम बात करें तो आपके स्थायी पवन को सनातनी पवन भी बोलते हैं, प्रचलित पवन भी बोलते हैं, या भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं। आपके पूछ सकता है कि अपने स्थायी पवन पूरे जो पृथ्वी पर है केवल 3 ही स्थायी पवन है। एक तो है व्यापारिक पवन, एक दूसरी है आपके पछुआ पवन, और आपकी तीसरी है ध्रुवीय पवन। 3 ही पवन है आपके जो स्थायी पवन है। अब आपके ये भी पूछ सकता है कि इनमें से भूमंडलीय पवन कौन सी नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, नाम चेंज कर सकता है। वो भूमंडलीय पवन भी कर सकता है, प्रचलित पवन भी कर सकता है, सनातनी पवन भी कर सकता है, या स्थायी पवन भी कर सकता है। अब आपको इनकी दिशा आपको याद करनी होगी, बिल्कुल आसानी से समझना किस तरह से आपको समझना है। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि व्यापारिक है, व्यापारिक बड़ा शब्द है, यानी कि इसमें 4-5 अक्षर है, व ये प री क 4-5 शब्द है। इसी तरह पछुआ में 3 शब्द है, पछुआ 3 शब्द है, यानी कि व्यापारिक शब्दों की दृष्टि से बड़ा शब्द है और पछुआ छोटा है। इसी तरह पश्चिम जो लिखा है उसमें शब्द ज्यादा है और पूर्व जो लिखा है उसमें शब्द कम है। यानी कि व्यापारिक हमेशा कौन सी दिशा में चलेगी? पश्चिम दिशा में चलेगी। और पछुआ कौन सी दिशा में चलेगी? पूर्व दिशा में चलेगी। बिल्कुल आसान। व्यापारिक बड़ा तो पश्चिम बड़ा, पछुआ छोटा तो पूर्व छोटा। तो दोनों का संबंध आ गया, यानी कि व्यापारिक पवन हमेशा कौन सी दिशा में चलेगी? पश्चिम दिशा में ही चलेगी। और पछुआ पवन हमेशा कौन सी दिशा में चलेगी? आपके पूर्व दिशा में ही चलेगी। आपको पता होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी कि मतलब यह है कि आपके जो पछुआ पवन है हमेशा इस दिशा में ही चलेगी। किस दिशा में? पूर्व दिशा में ही चलेगी। और जो व्यापारिक पवन है वो हमेशा आपके पश्चिम दिशा में ही चलेगी। ठीक है, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में ही चलेगी। अब समझना आप,
अब आपको बिल्कुल सबको पता है, अगर पता नहीं है तो 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आप समझ लीजिए। आपके पूरे अक्षांश और देशांतर से आपका ग्लोब बना हुआ है और ग्लोब के माध्यम से काल्पनिक रूप से आपके पूरे विश्व भूगोल को समझाया गया है। अगर देखें तो आपके कुल 180 डिग्री अक्षांश होते हैं, 90 ऊपर 90 नीचे। तो जीरो वाला जो डिग्री अक्षांश है उसका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद में 23.5, 66, 90, इस 90 डिग्री अक्षांश ऊपर 90 डिग्री नीचे। तो जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर आपके सूर्य हमेशा इस भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है हमेशा, यानी कि 24 यानी कि साल में साल भर आपके यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है। इस कारण यहाँ पर गर्मी बहुत अत्यंत पड़ती है और वर्षा भी बहुत होती है। तो इस कारण यहाँ की हवाएं क्या होती है, निम्न वायु दाब के कारण यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण ये उठकर वापस यहाँ पर नीचे उतरती है। इसी तरह ये यहाँ पर उठकर नीचे उतरती है, यानी कि जो हवाएं यहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, उठकर वापस ये यहाँ पर उतरती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों दिशाओं में यहाँ पर उतरती है, यानी कि ये है आपके कर्क रेखा 23.5 डिग्री की और ये है आपके मकर रेखा। लेकिन यहाँ से हवाएं उठकर ऊपर उठकर यहाँ नीचे उतरती है और इधर भी नीचे उठकर यहाँ पर नीचे उतरती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आपके 0 डिग्री से कोई भी हवा नहीं चलती, केवल ऊपर उठती है और उठकर नीचे आपके बैठती है। तो यहाँ पर उठती है तो फिर यहाँ पर जब उतरती है तो एक हवा नीचे चलती है और एक हवा पीछे चलती है। पीछे चलने वाली हवा को पछुआ, यानी कि जो पीछे चलती है हवा, पीछे यानी कि पछुआ, पीछे चलने वाली हवा क्या बोलेंगे, पछुआ हवा बोलेंगे। अब देखिए व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन यानी कि जैसे उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे आपके दक्षिणी गोलार्ध। तो मैंने आपको बताया व्यापारिक पवन पश्चिम दिशा में चलती है, तो पश्चिम दिशा ये हो गई। ठीक है, अब इधर भी आप देखोगे तो यहाँ से पश्चिम दिशा ये हो गई आपकी, यानी कि आपकी व्यापारिक पवन है अगर आपके चलेगी जैसे मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो आपकी व्यापारिक पवन इस तरह से चलेगी। ठीक है, किस तरफ चलेगी, पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है। अगर बात करें तो आपके उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में आपके इस तरह से चलेगी आपकी व्यापारिक पवन, यानी कि दोनों की दिशा किस तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ है। अगर आपसे पूछे, अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है, अब आपसे पूछेगा कि व्यापारिक पवन का जो व्यापारिक पवन की क्या उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है, यानी कि व्यापारिक पवन की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा ये उत्तरी गोलार्ध चल रही है, तो उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की दिशा होती है, यानी कब से, उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की दिशा होती है। इसी तरह आपके पूछ सकता है कि व्यापारिक पवन की दक्षिणी गोलार्ध दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध से पश्चिम दिशा चल रही है, तो दक्षिण पूर्व से ये पश्चिम उत्तर की तरफ दिशा होती है। इसी तरह पछुआ पवन आपके पूर्व दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा। ठीक है, ये पूर्व दिशा, पछुआ, ये आपकी व्यापारिक है इस तरह से। अब देखो ये पछुआ पवन पीछे चल रही है, पूर्व दिशा में चल रही है, तो हम मान सकते हैं पूर्व दिशा में चल रही है, तो आपको इस तरह से याद करना है। किस तरह से, तो पूर्व दिशा में चलेगी तो ये पूर्व दिशा इस तरह से हो गई और इधर चलेगी तो ये पूर्व दिशा इस तरह से हो गई। तो दक्षिणी गोलार्ध में कहां से चलेगी, पश्चिम दक्षिण से चल रही है, उत्तर पूर्व में पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा है। इस तरह से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे पूछ सकते हैं कि इन दिशा की क्या है, तो आप दिशा इस तरह से आपको बिल्कुल याद कर सकते हो कि पछुआ पूर्व में चलती है, व्यापारिक पश्चिम में चलती है। अगर बात करें आपके ध्रुवीय पवन, तो ध्रुवीय पवन हमेशा आपके व्यापारिक पवनों की तरह ही चलती है, यानी कि उनकी दिशा इस तरह से ही होती है। तो इस तरह से आप बिल्कुल याद कर सकते हो। बाद में आती है आपके मानसूनी पवन जल स्थल समीर घाटी पर्वत समीर, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। इनमें बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है जो समझाने लायक हो। अब इसी तरह आपके स्थानीय पवन होती है जिसमें कुछ गर्म है कुछ ठंडी है, तो इनको समझाना है आपको। इसी तरह आपके महासागर में पूछा जाता है कि कौन क्या है, तो महासागर में जिस तरह से आपको कटक पूछा जाता है, तो महासागर में जैसे सीमावर्ती सागर कौन सा है, द्वीप कौन सा है, कटक कौन सा है, इस तरह से हम एक वीडियो लेंगे, एक वीडियो के माध्यम से आपको सब समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपको गर्म पवन यानी कि स्थानीय पवनों में आपको गर्म पवन को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके गर्म पवने कौन कौन से, मैंने एक चीज लिखी है ताकि आप याद कर सको। अगर आपसे ट्रिक से याद नहीं करो, ऐसे याद कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रिक से भी याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे चिंटू सांप को पासी ना दो, चिंटू सांप को पासी ना दो, यानी कि चिंटू सांप को पासी ना दो। च से क्या बन रहा है, चिनूक, क्या बन रहा है, चिनूक। और स से क्या बन रहा है आपके सांटाना,
और ह से क्या बन रहा है, हर मटन और हबूब अबूब, और ब से क्या बन रहा है, ब्लैक रोलर और ब्रिक फीडर, और क से क्या बन रहा है, कोयम्बेक, और प से क्या बन रहा है, फोन, और न से क्या बन रहा है, नार्वेस्टर। इस तरह से आपके गर्म हवाएं। चिनूक, चिनूक आपके उत्तरी अमेरिका में चलने वाली एक गर्म हवा की पवन है जो रॉकी पर्वत के ढालों पर चलती है, रॉकी पर्वत के ढालों पर, और रॉकी पर्वत के ढालों पर चलती है तो वहां पर बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ को ये चिनूक हवा पिघला देती है। पिघलाने से क्या होता है, बर्फ को पिघलाने का मतलब है कि यह हिम बख्शी है, यानी को हिम को पिघला देती है, इस कारण इसको हिम बख्शी पवन भी बोलते हैं। और हिम पिघलने के बाद में वहां पर छोटी छोटी घास उग जाती है जो पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होती है चिनूक हवा। इसी तरह आपकी सांता आना, यानी कि आप ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी हिम बख्शी हवा है, तो चिनूक या अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पर कौन सी हवा चलती है, चिनूक। सांता आना, सांता आना भी आपके कैलिफोर्निया में है, यानी कि उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में ये चलती है सांता आना, जो कॉफी यानी कि जो कहवा यानी कि केला यानी कि ये बहुत नुकसानदायक ये हुआ है। इसी तरह आपके ह से हर मटन को आप जानते हो ये अफ्रीका महाद्वीप में चलती है। आपके पूछा भी गया था कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपके जैसे ही यह हवा हर मटन है तो वहां पर अफ्रीका के तट पर बहुत ही उमस भरी गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही हर मटन हवा चलती है तो वहां की हर उमस भरी गर्मियों को यह समाप्त कर देती है। इस कारण यह हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, इस कारण इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है हर मटन को। ब्रेक लोरर या ब्रिक फीडर अमेरिका में, कोयम्बेक इंडोनेशिया में, फोन आल्प्स पर्वत में यूरोप में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, न से नार्वेस्टर, फोन से आल्प्स। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। मैं इनको आपको एक अलग वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप एक ही वीडियो में आप इनको सीख सको कि हवाएं किस तरह याद करनी है। इसी तरह आपकी ठंडे हवाएं पुर्गा, विलीवाव, मेस्टर, बोरा, टेबल ब्लॉक, बुरान, पिराजियम, वाइज। इस तरह से मैं आपको एक सारणी बना दूंगा। एक सारणी बनाने के बाद में आपको याद हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें याद करना है और क्या क्या याद करना है। अगले वीडियो में हम आपको एक पवन तंत्र का आपको एक सारणी दे दूंगा ताकि आपको गर्म हवा और ठंडी हवा आपको आराम से याद हो जाएगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे महाद्वीप और महासागर। उसके बाद में एक वीडियो लाएंगे 5-10 मिनट का, जिसमें आपके पर्यावरण मुद्दे, जनसंख्या वितरण और प्रवास वैश्वीकरण हो जाएगा। तो महाद्वीप और महासागर में क्या याद करना है, तो आप देखोगे महाद्वीप महासागर में हमेशा एक ही चीज पूछते हैं कि महासागरों से संबंधित सीमावर्ती सागर कौन कौन से हैं, या कौन से महासागर में कौन सी कटक है, या कौन से महासागर में कौन सा द्वीप है, यही आपके पूछता है। जैसे आपसे पूछा गया डॉल्फिन कटक कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके महाद्वीप महासागर कंप्लीट हो जाए और आप महासागरों में जलधाराएं बिल्कुल भी नहीं पढ़े, क्योंकि आपके स्पष्ट दे रखा है कि आपको जलधाराएं जल संध्या नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और उम्मीद है आपको ये हवाएं समझ में आ गए होगी कि किस दिशा में क्यों, क्योंकि आपके एक या दो क्वेश्चन आपके इससे आपके 23 जुलाई को एग्जाम है, और उस एग्जाम में आपको 80 से प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए, यानी कि 160 से अधिक नंबर लाने के लिए आपकी विश्व भूगोल अच्छे से कंप्लीट होना आवश्यक है। इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं और बार बार में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखेंगे। और इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आसान से हैं और आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ पर्यावरण समस्याएं और उसके निदान के हेतु वैश्विक रणनीतियाँ, इससे आपके 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसा कि इस बार आपके 22 दिसंबर को और 21 दिसंबर को जो आपका पेपर रद्द हुआ था उसमें पूछा गया था विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहले जिनेवा में स्विट्जरलैंड में किस वर्ष आयोजित हुआ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देखना है। जैसा कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया आपके कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम या मुद्दा यानी कि स्लोगन क्या था, ये पूछा गया था। अब आपके विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम या मुद्दा यानी कि 2018 के पेपर में पूछा गया आपके 2018 का क्वेश्चन। क्यों पूछा गया, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस अब तक विभिन्न देशों में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पहली बार था जब विश्व पर्यावरण दिवस 2018 भारत में आयोजित किया गया। कहां पर, भारत में पहली बार ये आयोजित किया गया। यानी कि क्वेश्चन अब इस बार भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पर्यावरण दिवस भारत में आयोजित किया गया, तो 2018 एकमात्र आयोजित किया गया। इसका मुद्दा था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। अब देखिए, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है कि अब आपके 2023 में एग्जाम है, यानी कि 22-23 में, तो हो सकता है आपके 22 में पूछ ले या 23 का पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस 22 कहाँ आयोजित हुआ, 23 कहाँ आयोजित हुआ।
तो आपको देखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके जो 22 में यानी कि 5 जून 2022 में आपकी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस स्विट्जरलैंड के स्टॉकहोम में मनाया गया यानी कि 1972 में। और इसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 यानी कि 2022वां विश्व पर्यावरण दिवस भी कहाँ पर आयोजित किया गया? स्वीडन में ही आयोजित किया गया। यानी कि इस विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ, यानी कि आपकी इस तरह पूछ सकते हैं कि 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये 50वीं वर्षगांठ थी। और कहाँ पर आयोजित किया गया? ये स्वीडन में आयोजित किया गया। और इसकी जो थीम क्या था, इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा था ओनली वन अर्थ, ओनली यानी कि एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। अब आपको सोच रहे होंगे कि 2023 से पूछ सकता है। तो इसका जो 2023 का जो पर्यावरण दिवस जो आयोजन किया गया, वो किया गया कोटे डी आइवर यानी कि हॉलैंड देश है जिसके द्वारा समर्थित एक द्वीप है, तो कोटे डी आइवर में आयोजित किया गया। और उसका मुद्दा था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना। ये उसका इस 2023 की यानी कि 5 जून 2023 को जो आयोजित किया गया, उसकी थीम ये थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट है जो आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिए, आपके ये पूछा गया 2018 में और ये पूछा गया आपके 2016 में। बिल्कुल समान है, केवल आपको नजर देखना है किस तरह से आपकी इस बार क्वेश्चन बैठेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां किया गया? तो केटोवाइस में किया गया। और 2016 में पूछा गया था UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? अब देखना, ये इस तरह से पूछा गया, ये हिंदी में था, इंग्लिश में था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट रूप में UNFCCC बोलते हैं। अभी ये है क्या, इसके बारे में समझिए, क्योंकि इस बार फिर आपके पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है क्या, तो आपको समझना होगा। जैसा कि आपको पता है, इसके यानी कि 20 साल बाद में जब विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में स्टॉकहोम में स्वीडन की राजधानी में मनाया गया, तो उसके 20 साल बाद में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया रियो डी जेनेरो में। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित किया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि जो विश्व की जो बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं थी उन पर ध्यान केंद्रित करना। तो उस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 4 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। कितने मुद्दे? 4 मुद्दे उठाए गए, जिसको आपको याद रखना है। कौन कौन से मुद्दे? एक तो था जलवायु परिवर्तन, दूसरा था जैव विविधता, तीसरा था सतत विकास और चौथा था मरुस्थलीकरण। तो आपके इस तरह से पूछ सकते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इनमें से कौन सा मुद्दा नहीं था? तो आपके 4 मुद्दे थे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सतत विकास और मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो अब जलवायु परिवर्तन को, यानी कि पहला मुद्दा था जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन है, दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो हिम पिघल रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है या मौसमी घटनाओं में अचानक वृद्धि हो रही है, तो इससे निपटने के लिए क्या किया गया? तो इसके लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 21 मार्च 1994 में एक संस्था गठन किया गया जिसका नाम था UNFCCC, यानी कि जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का गठन किसके माध्यम से किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में निर्णय लिया गया और इसका गठन 21 मार्च 1994 में किया गया। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। कब किया गया? 21 मार्च 1994 में किया गया। इसके बाद में इसने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष एक कोप सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसके ही तत्वाधान में, किसके तत्वाधान में? UNFCCC के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष एक कोप सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला कोप सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में 1995 में किया गया। कहां पर? कोप सम्मेलन का 1995 में जर्मनी में किया गया। और तीसरा, जिसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से, तो तीसरा कोप सम्मेलन का आयोजन किया गया क्योटो में 1997 में। ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में कि क्योटो 1997 में क्यों फेमस है। उसके बाद में अब आपके पूछ सकते हैं, तो पहला पूछेंगे कि पहला कोप सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ 1995 में, या अब आपके पूछ सकते हैं कि कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया, क्योंकि रिसेंट है ये आपके। तो कोप 27 का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया। शर्म अल शेख मिस्र के एक बहुत बड़ा शहर है जहां पर आयोजन किया गया।
तो इसी तरह पे दूसरा जैव विविधता, जैव विविधता के लिए सीबीडी बनाया गया। सतत विकास, मनुष्य सतत विकास के लिए आपको पता होगा तो एजेंडा 21, आपको पता होगा एजेंडा 21 क्या था। आपने कक्षा 10 के जो बुक है संसाधन और हमारा विकास सामाजिक की, उसमें पहला पार्ट ही आपका है संसाधन और विकास। उसमें दिया हुआ है कि एजेंडा 21 क्या है, ब्रंटलैंड आयोग क्या है। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। तो सतत विकास का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो अपने संसाधनों का उपयोग कर सके, और इसके लिए एजेंडा 21 का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, किसमें, प्रथम प्रति सम्मेलन में। और इस एजेंडा 21 के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड आयोग, तो आप से ये पूछ सकते हैं कि ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किससे है, सतत विकास से, एजेंडा 21 से इसका संबंध है। लेकिन ब्रंटलैंड आयोग को पहले 1983 में विश्व पर्यावरण विकास आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 1992 से इसका नाम पड़ गया, यानी कि रख दिया गया ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं जो आपको समझा रहा हूं। इसी तरह अब आपके प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, आपको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैसों से, यानी ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों में 6 गैसें प्रमुख है जो इसके लिए ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। अब आपके बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके 2022 में भी दिसंबर में दूसरी शिफ्ट में हिंदी में। इसमें पूछा गया विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहले जिनेवा में किस वर्ष आयोजित किया गया। अब आपको ये देखना है कि यह है पर्यावरण और यह है जलवायु, ये तो है आपके पर्यावरण, यह है जलवायु, यानी कि विश्व जलवायु सम्मेलन। और इसी तरह आपके विश्व पर्यावरण सम्मेलन प्रथम बार कहाँ आयोजन किया गया, 1972 में स्वीडन में। इसी तरह विश्व जलवायु सम्मेलन पहला कहाँ आयोजन किया गया, ये आपके जिनेवा में स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया। कब किया गया, 1979 में। और दूसरा का आयोजन किया गया 1990 में, और तीसरा का आयोजन किया गया 2009 में। कहाँ पर, तीनों ही आपके जिनेवा में आयोजन किए गए, न कि पहला, यानी कि एक ही स्थान पर इसके 3 सम्मेलन हो चुके हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां से आपके पूरे क्वेश्चन उठेंगे। मैं आपको जो एक वीडियो पहले बना दिया मैंने विश्व ज्योग्राफी का, ये दूसरा है, और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका पूरा विश्व भूगोल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। मेरे उद्देश्य यही रहेगा। इसके बाद में अब आपके एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया। अब जिसने दिमाग लगाया होगा, ठंडे दिमाग से दिमाग लगाया होगा, उसका 100% क्वेश्चन सही गया होगा, नहीं तो आपके गलत हुआ होगा। और गलत होना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गलत होने का मतलब है कि गलत तो हो ही गया, साथ में वो गलती आपके माइनस मार्किंग में और चली गई। तो इसका किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 4 सन दिए हुए हैं सेम, लेकिन जो आपकी तारीख है वो तारीख आप किस तरह से याद करोगे। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है आपको पता होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन गैस से है। किससे है, ओजोन गैस, यानी कि ओजोन गैस के संरक्षण के लिए, और ओजोन गैस के संरक्षण के लिए ये इसका आयोजन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ओजोन से। अब आपको पता होगा ओजोन से है, तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो आपको पता होगा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप तुक्का किस पे लगाओगे, 16 सितंबर 1987 पर इस पर तुक्का लगाओगे, और आपका एकदम ये आंसर सही रहेगा। यानी कि आपको याद है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से, और ओजोन कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आप दिमाग लगा के हल कर सकते हो। तो मेरा समझाने का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और विस्तार से समझाऊंगा विश्व भूगोल में महाद्वीप, महासागर, जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए कि महाद्वीप में निम्न तट की गहराई कितनी है, किस तरह से आपको याद करना है, या फिर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए स्पेशल, उनको मैं आसपास जितने भी आपके क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हल कराने की कोशिश करूंगा। और लगभग आपके 20 से 30 वीडियो में आपकी पूरी सेकंड ग्रेड की जीके को कंप्लीट, हमारा विश्व भूगोल लगभग कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर कुछ टॉपिक बचेगा तो उसको दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। बहुत से अभ्यर्थियों के मोबाइल छोटे होते हैं या नेटवर्क की समस्या होती है, तो उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो वो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं, बाकी आपको अच्छा दिखाई देता रहेगा। समझते हैं कि विश्व भूगोल को कैसे कंप्लीट करें, और वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। देखते हैं आपके समक्ष मैंने 2016 और 18 में जो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, और उसी के आधार पर आपके 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपके 30 जुलाई को भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको ध्यान देना है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था आपके
अगर मैं इनका यहाँ पर आंसर साथ में नहीं लिखूँ तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझना है, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन फिर उठने की संभावना है। आपके महाद्वीप महासागर जो आपके जनसंख्या प्रवृत्तियाँ हैं, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन उठते हैं। अगर आप देखोगे होक्काइडो और ओहनशो विभाजित होता है, यानी कौन से द्वीप से विभाजित होता है, यानी कि जापान में जो 4 द्वीप है उन 4 द्वीपों में से आपके 2 द्वीप पूछे गए थे। होक्काइडो और ओहनशो किस द्वीप से विभाजित होता है। दूसरा पूछा गया था पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई है। अभी आपके क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। अब उस टाइम को मैंने पढ़ाया था आपको दिसंबर में, तो इसी टाइम पे मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पूछा गया है कि पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई कितनी है, तो अब आपके पूछ सकते हैं कि गहराई कितनी है। जो पूछा भी गया था आपके, देखो यहाँ पर महाद्वीपीय निगम तट की गहराई होती है। अब गहराई पूछ लिया, यहाँ पर ऊंचाई पूछ लिया, यानी कि 2023 में आपकी पूछा गया होगा। आपने 21 और 22 दिसंबर का पेपर देखा होगा, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गहराई होती है तो 840 मीटर औसत ऊंचाई है। इसी तरह महाद्वीपीय निगम तट की गहराई हो 150 से 180 मीटर औसत है। तो मैं आपको समझाऊंगा। इसी तरह किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, आपके देश दे रखे थे, तो उन देशों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी। इसी तरह महाद्वीपों का जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से लिए थे जनसंख्या के और महाद्वीप से इस तरह से लिए थे आपके क्वेश्चन। यानी कि आपको देखना है क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है विश्व भूगोल से। महासागर द्वीप को सुमिलित कीजिए, यानी कौन सी महासागर में द्वीप है। इसी तरह किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागर एक कटक है। कटक का मतलब पहाड़ी, एक लंबी की लंबी पहाड़ी। इसी तरह महासागर और सीमावर्ती सागर को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर आपके द्वीप पूछ लिया, सुमिलित करना है, और यहाँ पर आपके सीमावर्ती सागर पूछ लिया कि सुमिलित कीजिए। इसी तरह कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है, आपको पता होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह आपको 2023 में पूछा गया डॉल्फिन कटक स्थित है और कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर से जूझ रहा है, यानी कि वहाँ की जनसंख्या कम हो रही है। तो पूर्वी यूरोप में जनसंख्या कम हो रही है और मध्य अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कि इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि कौन विश्व का कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, यानी कि मध्य अफ्रीका में अपन बोल सकते हैं। अगर मध्य अफ्रीका नहीं आए, केवल अफ्रीका महाद्वीप आए, तो फिर अफ्रीका पर अपन को टिक करना है। अब समझिए आपको इन पूरे क्वेश्चनों को आपको किस तरह से समझना है। पहले तो आपके महाद्वीप से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। महाद्वीप की बात करें तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से आपको महाद्वीप याद होना चाहिए। जैसा कि एशिया सबसे बड़ा है, क्योंकि आपके पूछा गया था अवरोही क्रम। अब आपको समझना है अवरोही में आप देखोगे 1 2 3 4 शब्द है, 4 शब्दों का है। और आरोही आपको अगर पूछे तो आरोही आपके कितने अक्षर है, 1 2 3 है, यानी कि आरोही में 4 है और आरोही में 3 है, यानी कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो अवरोही पूछे यानी कि बड़े से छोटे की ओर, और आरोही पूछे तो छोटे से बड़े की ओर। समझ गए, यानी कि आरोही पूछना है तो आपको छोटे से बड़े की ओर क्रम लगाना है, और अवरोही पूछे तो बड़े से छोटे की ओर क्रम लगाना है। जैसे आपको पूछा गया तो आपको अवरोही पूछेगा तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और आरोही पूछेगा तो आपके ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऐसा इस तरह से आपको क्रम जमाना है। इसी तरह आपकी जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल 60% जनसंख्या निवास करती है। 59.63 के लगभग है, जो टोटल आपके 60% होती है, यानी कि लगभग 60% जनसंख्या आपकी एशिया महाद्वीप में रहती है। फिर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वैसा का वैसा क्रम है। केवल आपके यूरोप तीसरे नंबर पर आ गया यहाँ पर, बाकी वैसा का वैसा क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसा का वैसा ही क्रम है। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपके पीछे चला गया। अंटार्कटिका पीछे इसलिए जाएगा, सबसे लास्ट में इसलिए जाएगा क्योंकि अंटार्कटिका सफेद महाद्वीप है। सफेद महाद्वीप का मतलब है कि वहाँ बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ होने के कारण वहाँ पर निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या न्यून है, तो बहुत कम मिलती है, तो ये न्यून जनसंख्या वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। इस तरह से आपको याद करना है। अगर देशों में बात करें तो देशों को भी आपको देखना है। अगर देश में देखें तो अगर आपकी जून की रिपोर्ट लोगे, जून की रिपोर्ट के अनुसार तो अपन मान सकते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है। लेकिन पिछले इस तरह से संशोधित करते हैं तो इस तरह से आता है। इसी तरह अगर आप संशोधन करोगे कि भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो फिर आपको यहाँ पर भी संशोधन करना होगा कि ब्राजील से आगे कौन निकल गया, पाकिस्तान निकल गया। यानी कि पाकिस्तान की जनसंख्या नवीनतम जून के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की जनसंख्या ब्राजील से अधिक है।
लेकिन अगर पुराने आंकड़ों से ले 2022 के आंकड़ों से, तो आपकी जनसंख्या चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, इस तरह से आपके ये क्रम है। अगर ब्राजील की देखें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें स्थान पर है। ठीक है, कौन से? ब्राजील दोनों स्थानों पर 5वें स्थान पर है। और नवीनतम आंकड़ों की देखें तो ब्राजील 6वें स्थान पर चला गया और पाकिस्तान 5वें स्थान पर चला गया और भारत पहले स्थान पर आ गया और चीन दूसरे स्थान पर आ गया। ये तो आपकी बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखनी है। अब आपको इनको सबको याद करना है, तो आपको देखिए, अब द्वीप की बात करते हैं। द्वीप क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है ऐसा कोई समूह या स्थल या भूभाग जहाँ चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप बोलते हैं। और ऐसा कोई भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे भारत का दक्षिण का प्रायद्वीप। अब सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो आपके अरब का प्रायद्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, द्वीप आपके ग्रीनलैंड है, जो आपके भौगोलिक दृष्टि से तो आपके अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि से वहां की सरकार है वो डेनमार्क के पास है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड की बात करते हैं, सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपके क्रम से आता है कि क्रम से जमाइए, यानी कि इन द्वीपों को क्रम से जमाइए। ग्रीनलैंड के पास में कौन सा द्वीप है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप विश्व का। तो अगर बात करते हैं ग्रीनलैंड के बाद में दूसरा अक्षर कौन सा है? न। क्या है? न। ग्रीनलैंड में दूसरा अक्षर क्या है? न। तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न। यानी कि न से क्या बन रहा है? न्यू गिनी। न्यू गिनी में आगे क्या है? न। यानी कि न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि दूसरा क्या है? न। तो इसमें क्या है? न। न्यू गिनी यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा कौन सा है? बोर्नियो, इंडोनेशिया में, जो एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। अब इसी तरह आपको पूछ सकता है कि तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। लेकिन आप आपके जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जावा है। जावा किस में है? आपकी इंडोनेशिया देश में है। और जावा में आप आगे देखोगे तो जावा में आगे ज है, और ज से क्या बनता है? जनसंख्या। जनसंख्या में आगे क्या है? ज। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? जावा। जावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। और इंडोनेशिया द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब है बहुत से द्वीपों का समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? इंडोनेशिया है। अगर नदी द्वीप पूछे तो मांजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी में, भारत में मांजुली द्वीप समूह। अब आगे देखिए, आपके क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, देखो यहाँ पर, किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागर घटक है? तो आपको पता है कि आइसलैंड यूरोप में है और नीचे आपके बोवेट द्वीप है। ये कहां पर है? अटलांटिक महासागर में। कौन सी महासागर में? अटलांटिक महासागर में, जो आपके इस आकार इस तरह से है, इस आकृति के रूप में अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ तो आपके आइसलैंड है, यहाँ पर आपके बोवेट द्वीप समूह है। इस बोवेट द्वीप समूह के यानी कि जो मध्य अटलांटिक, जो आपके मध्य महासागर घटक है, वो दोनों के बीच में कहां पर है? अटलांटिक महासागर में है। तो कहां पर ये अटलांटिक महासागर कहां से कहां तक फैली हुई है? ये आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। और आइसलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, पहला आपकी ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन है। इस तरह से आपको याद करना है। और यहाँ से आपके अटलांटिक महासागर से आपसे पूछा गया था कि डॉल्फिन कटक कहाँ पर स्थित है? तो डॉल्फिन कटक भी आपके यहाँ पर बोवेट द्वीप के पास में ही है, अटलांटिक कटक। अगर आपको इसका नक्शा याद है तो बिल्कुल आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। वो तो आपके पास 1 महीने का कम समय है, नहीं तो मैं आपको विश्व का भूगोल बिल्कुल आसानी से 2-5 लॉन्ग वीडियो बनाता तो उसमें आपको बिल्कुल आसानी से याद कर देता। आपको 1-2 वीडियो देखते जिसके बाद में आपको कभी भी इन चीज़ों को भूलते नहीं। इसी तरह अगर बात करें जापान में आपके 4 द्वीपों का देश है। जापान कितने देशों का? 4 द्वीपों का देश है। अगर पहला द्वीप है आपके होन्शु, दूसरा है होक्काइडो, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। अब आपके यहाँ पर पूछा गया था कि होक्काइडो और ओनशु विभाजित होता है, यानी कि इन होक्काइडो और ओनशु किससे विभाजित होता है? तो आपको पता होगा किससे विभाजित होता है? आपके ये शिकोकू से विभाजित होता है। यानी कि शिकोकू, जैसे आपके होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से जावा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? आपके होन्शु द्वीप है। ठीक है, और क्यूशु सबसे दक्षिण द्वीप है जापान का, और शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है जापान का। आप इनको याद कर लेना। तो ये आपके द्वीप हो गए। अब आपको कुछ रूप से आपको महासागर देखने हैं, महासागरों में कौन कौन से स्थित हैं आप पूछ सकते हैं। इनको विशेष रूप से आपको एक नज़र मारनी होगी। बाकी आपको किताबों में, गाइडों में बहुत कुछ मिल जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियो और बनाऊंगा आपको महासागर में लास्ट में, ताकि आपका रिविजन हो जाए और आपके एक भी टॉपिक नहीं छूटे। और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए शॉर्ट नोट्स, यानी कि एक तरह से पूरे सिलेबस का, जीके सिलेबस का, जो आपके 1-2 दिन में ही पूरा कंप्लीट हो जाए। यानी कि 1-2 दिन में आप अच्छे से पढ़ लो और पढ़ने के बाद में आपका
एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं निकले, कम से कम आपका बहुत फायदा हो, वो मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने शुरू भी कर दिया है। और करने के बाद में फिर आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं जो आपके पूरे शॉर्ट नोट्स, ताकि आप एक बार पढ़ने के बाद में आपका ये लगे, आपका आत्मविश्वास एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आगे बात करते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा देखें तो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी। इसकी जो अगर बात करें क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ के लगभग है और पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल में एक फैला हुआ है। और इसका सबसे गहरा जो गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर है। अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो इसमें विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां मिलती है। प्रवाल भित्तियां क्या होती है? प्रवाल भित्तियां समुद्र में एक जीव मिलता है जिसको बोलते हैं मूंगा के द्वारा कुछ जीव होते हैं जो मर जाते हैं, मरने के बाद में एक दूसरे के ऊपर मरते एक चट्टान का रूप ले लेता है, जिससे बनती है प्रवाल भित्ति। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप समूह है। अगर आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप समूह किस द्वीप से बना हुआ है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, तो सर्वाधिक जो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां मिलती है और अग्निविलय भी यहाँ पर मिलता है। यानी कि प्रशांत महासागर में अग्निविलय का मतलब है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप किस महासागर में आते हैं, तो प्रशांत महासागर में आते हैं। इस कारण जो ज्वालामुखी की जो ज्वाला है, उस ज्वालाओं से ऐसा लगता है कि प्रशांत महासागर में एक तरह से अग्नि पैदा हो रही है पानी के अंदर से, जिस कारण प्रशांत महासागर को अग्निवलय भी बोलते हैं। अगला, अगर आप गर्त की बात करें प्रशांत महासागर में क्यूराइल गर्त, मिडनाउ गर्त भी आपके प्रशांत महासागर में ही है। अटलांटिक महासागर की बात करें, 1/6 जो भाग फैला हुआ है अटलांटिक महासागर आपके देश है, ये इधर अटलांटिक महासागर इस तरह से फैला हुआ है। तो इस तरफ तो आपकी यूरोप है, इस तरफ आपकी उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो अगर आपकी ये तो आपके दक्षिण अटलांटिक, ये हो गया आपकी उत्तरी अटलांटिक। तो ये मार्ग आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो मार्ग है विश्व का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है। यानी कि अब आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है, जहां पर सर्वाधिक जहाज आते जाते हैं, तो कहां पर है? ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग, क्योंकि यहाँ पर एक अमेरिका है और इधर यूरोप है, यानी कि 2 विकसित महाद्वीप है, इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक परिवहन के साधन गुजरते हैं। इसी तरह इसका सबसे गहरा गर्त है प्यूटोरको गर्त। और सीमांत सागर देख लीजिए, क्योंकि सीमांत सागर आपको देखना है, जरूरी है, क्योंकि आपके बार बार में पूछा गया है। देखो यहाँ पर सीमावर्ती सागर, द्वीप, ये बार बार में आपको मिलान वाले क्वेश्चन में आपके आएंगे। जैसे ये एड्रियाटिक सागर, इसका सीमावर्ती है, कैरिबियन सागर है, काला सागर, हडसन की खाड़ी, भूमध्य सागर, इसके सीमावर्ती सागर है, जो आपको 5 कम से कम प्रत्येक महासागर के कम से कम आपको 4 से 5 सीमावर्ती सागर आपको याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके मिलान वाले क्वेश्चन जरूर आएगा। हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर को अर्ध महासागर यानी आधा महासागर कहते हैं और इसको रत्नाकर भी बोलते हैं। इस महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो है सुंडा गर्त, जिसकी गहराई है 8,152 किलोमीटर। इसके जो सीमांत सागर है वो है लाल सागर, अरब सागर, पारस की खाड़ी और मोजम्बिक चैनल। मैंने 4-5 लिख दिए सीमांत सागर जो आपको याद करने हैं। अगर आपके पास नक्शा है, विश्व नक्शा, तो इन सीमांत सागरों को आप ढूंढिए कि कहाँ पर है। अगर एक बार आप नक्शे में देख लोगे इन सागरों को तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, बार बार में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक है ऐसा महासागर जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ही है, उसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर, क्योंकि ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि जो तीनों महासागर है कुछ उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्कटिक महासागर, और इस महासागर की सबसे गहरा गर्त है यूरेशियन गर्त। कौन सा है? यूरेशियन गर्त, इसका सबसे गहरा गर्त है जो 5,450 मीटर गहरा है। इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है कि पूरे क्वेश्चन आपके इस तरह से बनते हैं। अब किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन था ब्राजील। जैसा कि आप देखना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पर है आपके उत्तरी अमेरिका, यहाँ है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपके यूरोप है, और यहाँ आपके अफ्रीका है, और यहाँ पर आपके एशिया, ये भारत वाला, ठीक है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर देखें तो आपके रूस यहाँ पर है, ये रूस यहाँ पर है, चीन यहाँ पर है, ठीक है, और आपके रूस जो कनाडा यहाँ पर है और अमेरिका यहाँ पर है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला स्थान किसका है? आपके रूस का। दूसरा स्थान किसका है? कनाडा का, ठीक है, समझ गए। और तीसरा स्थान किसका है? चीन का। और चौथा स्थान किसका है? अमेरिका का। एक लाइन खींच दो, यहाँ से रूस से कनाडा, चीन से अमेरिका। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि रूस, कनाडा, चीन,
अमेरिका। और 5वां स्थान किसका है? ब्राजील का, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ब्राजील का स्थान है। इस तरह से आपको क्रम याद हो जाएगा। बस आपको लाइन खींचनी सीधी इस तरह से कि यहाँ पर तो रूस से कनाडा और चीन से अमेरिका, इस तरह से आपको बिल्कुल क्रम याद हो जाएगा कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, इस तरह से आपको ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सब याद हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के भूगोल के साथ। आपका विश्व का भूगोल कंप्लीट हो गया है। अब भारत के भूगोल को आपको 2-3 वीडियो में उसको भी कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद।